चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि चमोली से मिल रही है। यहां पर भालू ने खौफनाक हमला किया है। चमोली के पोखरी में सोमवार सुबह सरकारी स्कूल हरिशंकर में हड़कंप मच गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखने को मिला जब एक खूंखार भालू स्कूल प्रांगण में घुस गया। भालू ने अचानक हमला कर छात्र आरव और विजया को गंभीर रूप से घायल कर दिया और एक मासूम छात्र को घसीटते हुए झाड़ियों की ओर ले गया। हालांकि अन्य छात्रों के हो हल्ला करने के बाद भालू वहां से भागा है। घायल छात्रों का फिलहाल पोखरी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना केदारनाथ वन प्रभाग की है। वहीं वन विभाग का कहना है कि घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग की अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि भालू को भगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी नहीं, जो वहाँ पे था वो छोटा था, जो क्लास में आया वो बड़ा था। हाँ सर उसने दरवाजे ना खुला, जैसे ही मैंने वहाँ सुना मैं इधर आया। हाँ? वो अंदर से आया, मैंने अंदर नहीं देखा, मैंने नीचे देखा। अंदर से आया, उसने पीछे पकड़ा और सीधा वो पीठ पड़ी। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसके यहाँ मारा, उसने पंजा यहाँ भी। जब मैं भागा तो वहाँ तक भागा, तब तक वहाँ दूसरा था और उसने यहाँ ऐसा आया वो, और मैं वहाँ नीचे गिर गया। सर तब इसने बोला बचाओ, तब मैं इसे बचाने के लिए गई उधर भी, वहाँ कोई नहीं मिला मुझे, ये यहाँ पे था। चमोली में वन्य जीवों के आतंक के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। चमोली में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। चमोली जिले में अब सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे, दोपहर 3 बजे स्कूल बंद हो जाएंगे। सभी सरकारी निजी स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी यह आदेश जारी है। चमोली के डीएम गौरव कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। पोखरी ब्लॉक में स्कूली बच्चों पर हुए भालू के हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। पौड़ी में गुलदार और भालू का आतंक है। इसकी वजह से लोग काफी खौफ में। जंगली जानवरों के आतंक के चलते जिले के 197 स्कूलों में बच्चों के लिए एस्कॉर्ट की मांग की गई है। वहीं पर शिक्षा विभाग ने बताया, पौड़ी जिले के सबसे खतरे वाले 20 विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन अभी कई और स्कूल्स हैं जहां बच्चों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे 20 विद्यालयों में एस्कॉर्ट की नियुक्ति माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है वन विभाग के द्वारा कर दी गई है। उसमें नियमित रूप से जो कर्मचारी वहां पर एस्कॉर्ट के रूप में लगाए गए हैं वो घर से बच्चों को ले जाकर के विद्यालय में ले जाते हैं और शाम को छुट्टी के समय जो है वो विद्यालय से जो है वो घर में छोड़ के आते हैं। और साथ ही साथ हमने 197 विद्यालय जो है पूरे जनपद में चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर इस तरह की खतरे की संभावना हो सकती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर है। इस दौरान जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। अल्मोड़ा पहुंचकर सीएम धामी ने रोड शो किया। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा। रोड शो के बाद सीएम धामी कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स भी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ बातचीत भी की। साथ ही सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर पूरे राज्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपकी नेतृत्व वाली सरकार ने मेरी विधानसभा में 200 अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। वहीं सांस्कृतिक नगरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने कहा, सरकार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसके लिए राज्य में खेल अकादमी बनाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय को लेकर भी काम जारी है। सीएम धामी ने कहा, सरकार पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दे रही है ताकि युवा खेलों से जुड़े और नशे से दूर रह सकें। राज्य में खेल प्रतिभाओं को और खेलों के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है। अभी हमने इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के अंदर होगा, जो हमारे लिए एक बहुत हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्य की दृष्टि से भी
बहुत महत्वपूर्ण था, जहां हम खेल भूमि को, देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ाने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। खेल भूमि की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अनेक हमने निर्णय भी लिए। खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की है। नई खेल नीति लागू की है। खेल कोटा प्रारंभ किया है और राज्य के 8 प्रमुख शहरों में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना है, जिसमें लगभग 920 खिलाड़ी प्रत्येक वर्ष विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव के दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और इस दौरान सीएम धामी ने बैडमिंटन भी खेला। इसके बाद मुख्यमंत्री खेल के मैदान में पहुंचे। फुटबॉल में भी हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री ने एक गोल भी कर दिया। सीएम धामी को खेलता देख बच्चे उत्साहित हो गए। आपको बता दें कि सीएम धामी अक्सर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद भी खेल के मैदान में उतर जाते हैं। पहले उन्होंने बैडमिंटन खेला और उसके बाद फुटबॉल मैदान में पहुंच गए और एक गोल भी किया। अल्मोड़ा में दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताड़ी खेत में शिशु मंदिर स्कूल भी पहुंचे। यहां पर बच्चों के साथ उन्होंने संवाद भी किया और सीएम धामी से छात्र छात्राओं से कई सवाल पूछते नजर आए। इनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों को भविष्य और उनके करियर को लेकर भी अच्छी सलाह दी। सीएम धामी को अपने बीच स्कूल में पाकर बच्चे काफी खुश हो गए। सीएम धामी ने अल्मोड़ा दौरे पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। स्कूल से ही आनी चाहिए, ये हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी मतलब कोई भी किसी का हेड होता है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें टीम वर्क का कितना महत्व मानते हैं और हम कैसे एक टीम की तरह कार्य कर सकते हैं? राजनीतिक काम हो, पारिवारिक काम हो, कोई इंस्टीट्यूशन चलाना हो, उसमें टीम वर्क का बहुत बड़ा महत्व है। टीम वर्क होने से बड़ा सा बड़ा काम बहुत आसानी से हो जाता है और टीम लीडर को चाहिए कि वो सभी की चिंता करे, सबका ध्यान करे, एक टीम बनाए, कोई लक्ष्य तय करे, कोई टारगेट दे और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जब सामूहिक रूप से सब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जो कठिन से कठिन रास्ता होता है, जैसे भगवान राम ने टीम वर्क करके रामेश्वरम में क्या बनवा दिया था? राम सेतु बनवा दिया था। इसमें जो है बड़े बड़े नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान और गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। वो एक टीम वर्क था। तो मैंने ये इसलिए बोला है कि भगवान राम के समय का कि टीम वर्क का महत्व इतना है कि कोई असाधारण काम भी साधारण तरीके से संपन्न हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने एआई जनरेटेड वीडियो जारी होने पर एफआईआर कराने की बात कही है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही है। साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि अब तो मुझे एक वीडियो में पाकिस्तानी जासूस तक बता दिया गया। साथ ही हरीश रावत ने कहा बीजेपी के झूठ का भंडाफोड़ करने के लिए कल नेहरू कॉलोनी के थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगा। इसके बाद साइबर क्राइम थाने जाकर शिकायत दर्ज कराऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग अब सड़कों से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। पोस्ट, वीडियोस और ट्रेंड्स के जरिए दोनों पार्टियां डिजिटल वॉर में आमने सामने आ गई हैं। हाल ये हो गया है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सियासी माहौल अभी से गर्मा चुका है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। डिजिटल मीडिया की बढ़ती पहुंच ने राजनीति की तस्वीर ही बदल दी है। अब नेताओं के भाषण से लेकर आरोप प्रत्यारोप सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन के जरिए सीधे वोटर्स तक पहुंच रहे हैं।
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महासंग्राम छिड़ चुका है। सोशल मीडिया पर पोस्टर, वीडियो क्लिप और शॉर्ट रील्स के जरिए एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। डिजिटल प्रचार को धार देने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी आईटी विंग भी खड़ी की है। इन विंग्स में प्रोफेशनल्स की टीमें रणनीति बनाकर ट्रेंड्स और कंटेंट के मुताबिक माहौल तैयार कर रही हैं। लेकिन आज का जो चुनावी दौर और मतलब चुनावी इफेक्ट जो लोगों पे आता है वो आता है डिजिटल में कौन कितना एक्टिव है और कहाँ किसकी रीच कहाँ तक है। तो जैसा आप देखते हैं कि भाजपा आजकल हर आदमी 3 घंटे 2 घंटे हर फोन पे दे रहा है, वो स्क्रॉल करने में पूरा दिन उसका जा रहा है। तो जिस पार्टी का कंटेंट सोशल मीडिया पे ज्यादा होगा, जितना एक्यूरेट होगा और अपनी बात सही उसमें अगर आ रही है सोशल मीडिया में, तो लोग उसको पसंद करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं। दूसरी ओर टैलेंट हंट प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से नए सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की खोज की जा रही है जो सोशल मीडिया को धार दे सकें, और जो हमारे पुराने सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। तो कोई कोर कसर हम इस विधानसभा चुनाव में नहीं छोड़ेंगे और सोशल मीडिया की ताकत को कांग्रेस पार्टी भी पहचानती है, इसीलिए जो है नई चुनौतियों के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपने संगठन को चाक चौबंद कर रही है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म अब सियासी रणभूमि बन चुके हैं। हर मुद्दे पर पोस्टर, वीडियो क्लिप्स और ट्रेंड्स के जरिए वार पलटवार जारी है। एनालिस्ट की माने तो राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया तेज और असरदार टूल साबित हो रहा है। आज जो सुबह होती है किसी व्यक्ति की, तो वो उठने से पहले लेटे लेटे देखता है कि आज गतिविधियां क्या हैं। तो डिजिटल मीडिया मेरी समझ से एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव में भी किया डिजिटल मीडिया ने, लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि 90% डिजिटल मीडिया ही प्रभावी रहेगा और एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। साफ है कि रैलियों और जनसभाओं के साथ साथ अब डिजिटल मीडिया भी सियासत का अहम हथियार बन चुका है। चंद सेकंड में लाखों वोटर्स तक पहुंच बनाने की क्षमता ने चुनावी रणनीति की दिशा ही बदल दी है। 2027 की सियासी तस्वीर क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि डिजिटल रणभूमि को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों से शुरू कर दी गई हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करके एसआईआर के बारे में जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया, जिला प्रशासन द्वारा एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और एसआईआर की समीक्षा बैठक में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको देखते हुए राजनीतिक दलों के बीएलए नियुक्त करके उनकी लिस्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर जो राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त, वो अपने बूथ लेवल एजेंट को अपॉइंट करें ताकि ये जो इलेक्शन संबंधी गतिविधियां चल रही हैं उनसे वो अवेयर रहें। उनकी सारी जानकारी बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उनको दी जाएगी और इसके साथ ही जिले लेवल पे भी जो सूचनाएं हम देते हैं, इसमें जो मुख्यतः कार्रवाई है वो 2003 जब पुराना एसआईआर हुआ था उससे 2025 की मतदाता सूची का मिलान करना। अभी प्रथम स्टेप पे हम लोग जो है कार्रवाई गतिमान है। पौड़ी जिले में पुलिस वालों के हुए ट्रांसफर ऑर्डर को आईजी गढ़वाल ने कैंसिल कर लिया है। पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार ने कई ट्रांसफर किए थे, कांस्टेबल से लेकर एसआई तक बदले थे। वहीं रविवार रात आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कैंसिलेशन ऑर्डर जारी कर दिया था। आईजी गढ़वाल ने ट्रांसफर को पुलिस एक्ट का उल्लंघन बताया। 2006 बैच के आईपीएस राजीव स्वरूप आईजी गढ़वाल हैं और 2019 बैच के आईपीएस सर्वेश पवार एसएसपी पौड़ी हैं। और देहरादून के घंटाघर पर सोमवार को वकीलों के प्रदर्शन ने शहर की रफ्तार थाम दी। चेंबर निर्माण की मांग को लेकर वकील सड़क पर उतरे। इसके चलते घंटाघर के आसपास की सभी प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। करीब 4 घंटे तक चली इस प्रदर्शन से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल चेंबर निर्माण की मांग को लेकर देहरादून के वकील बड़ी संख्या में घंटाघर पहुंचे।
वकीलों के प्रदर्शन के चलते घंटाघर की सभी प्रमुख सड़कें बाधित हो गईं और देखते ही देखते शहर के बीचों बीच लंबा जाम लग गया। हमारा और भी बड़ा आंदोलन रहेगा, इससे बड़ा आंदोलन रहेगा। अभी तो हमने घंटाघर की शुरुआत करी है, अभी दिलाराम बाजार भी का जो चौक है वो भी है, हमारा जो माननीय सचिवालय है वो भी है, अभी सीएम साहब का आवास भी है, विधानसभा सत्र शुरू होगा वहां भी है। और इस बार हम विधानसभा सत्र में घुस के दिखाएंगे। पुलिस की हिम्मत है हमें रोक के दिखा दे, प्रशासन की हिम्मत है हमें रोक के दिखा। नैनीताल के मंगोली में ग्रामीणों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक शख्स ने उनके घरों और जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन प्रशासन उन पर ही कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मंगोली में कई घंटों तक ऐसे ही हंगामा होता रहा, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि एक व्यक्ति को लीज पर चसेड़ी रेस्टोरेंट दिया गया था। पहले उसने रेस्टोरेंट पर कब्जा किया और फिर गांव की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए सीएम धामी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मंगोली पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया। मेरा परिवार सारा इसमें रहता है। ये लॉकडाउन में 2021 में परिवार आया, विकलांग था, महिला थी। मैंने सोचा ये भाई सीधा साधा परिवार है। उनने बोला हम घर यहाँ के हैं, तो मैंने उनको जो है ये ऊपर का हिस्सा जो है उनने कहा थोड़ी टाइम करेंगे और चिप्स पापड़ जैसे बेचेंगे, छोटा मोटा करेंगे। बाद में इनने धीरे धीरे अपने हिसाब से ये मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ पर इनने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उसके संबंध में जो क्योंकि वो विवादित भूमि है, तो विवादित भूमि के संबंध में 145 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसके रिकॉर्ड को दिखवाया जा रहा है कि वो किस भूमि के अंतर्गत बना हुआ है और उसी के अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसमें अग्रतर की जाएगी। न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए देहरादून नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। शहर में बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की इस कार्रवाई में अब तक 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। दरअसल न्यू ईयर और क्रिसमस के दौरान देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया है, साफ चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अपना भी हटा रहे उसमें जितने भी लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था, प्रशासन का बुलडोजर यहाँ चलता हुआ नजर आया। जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं उन सभी में फुटपाथ्स को क्लियर कराया गया है। वेंडर्स को भी अनाधिकृत रूप से जो हमारी प्रमुख सड़कें हैं जहां पर मोबिलिटी के इश्यूज आते हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक जंक्शंस हैं, उन सभी में भी एक कंजेशन की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए भी वेंडर्स के विरुद्ध भी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया है। कोटद्वार कॉलेज में तैनात एक सीनियर प्रोफेसर से साइबर ठगों ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी कर डाली। खुद को टेलीफोन विभाग का अधिकारी बताने वाले साइबर ठगों ने 8 दिसंबर को महिला को एक व्हाट्सएप कॉल की। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बेंगलुरु से टेलीफोन विभाग का अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि प्रोफेसर के मोबाइल नंबर से लड़कियों को आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए। इसके चलते एक लड़की ने आत्महत्या भी कर ली है। केस दर्ज होने और गिरफ्तारी की धमकी देते हुए मामले को सेटलमेंट के जरिए निपटाने की बात कही और 1 करोड़ से ज्यादा ठग लिए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी में शनिवार रात को ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी मामले में पुलिस की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं। पुलिस अब इनकी तलाश में उत्तराखंड से लेकर यूपी और नेपाल तक के चक्कर लगा रखी है। पुलिस को इस मामले में नेपाली चोरों के शामिल होने का शक है। पुलिस को शक है कि नेपाल में पिछले दिनों हुए जेनजी आंदोलन के दौरान वहां की जेलों से भागे कुछ प्रोफेशनल अपराधी इस घटना के पीछे हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस की कुछ सीक्रेट टीमों ने नेपाल में एंट्री की है। चोरों ने जिस तरह से चोरी की है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल ही कर सकते हैं। चोरों ने पहले बगल की दुकान किराए पर ली और फिर उस दुकान की दीवार को काट कर चोरी की।
क्राइम का एक्सपर्ट्स और क्राइम का विशेष रुचि लेने वाले एक टीम्स बनाए हैं। तो वो जो पर्यवेक्षक अधिकारीगण है, हमारा SIT का जो पर्यवेक्षक अधिकारी जिसमें SP हल्द्वानी और SP क्राइम जो है अपने आवश्यकता के अनुसार जो है विभिन्न टीमों को डिस्पैच करते रहेंगे। अभी बात करें तो हमारी टीम ऑलरेडी 3 राज्यों में है, UP में है और उत्तराखंड में तो ऑपरेट कर ही रहे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, और नेपाल बॉर्डर में भी कैंप कर रहे हैं और विभिन्न लीड्स को हम परस्यू कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। भीमताल से ओखलकांडा तक जंगली जानवरों से परेशान ग्रामीणों ने DFO नैनीताल का घेराव किया। ग्रामीणों ने बाघ, गुलदार, भालुओं के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। रामनगर में पूछड़ी से 7 दिसंबर को अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील में धरना दिया। हरिद्वार में एक महिला को खंबे से बांधकर पीटने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पिथौरागढ़ में DM के जनता दरबार में पहाड़ों में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठा। राज्य आंदोलनकारी गोविंद मेहर ने बाहरी लोगों को रिकॉर्ड रखने की मांग की। बागेश्वर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है और आसानी से ग्रामीणों के काम किए जा रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालन में पौराणिक मंदिर दरगाह को ध्वस्त किया गया है। इसी के विरोध में उत्तरकाशी में उनके अनुयायियों ने विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में लगातार बढ़ रही ठंड से अलाव की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी गई है। इस समय 50 से ज्यादा स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। पिथौरागढ़ नगर निगम की 3 वार्डों में सीवर लाइन को हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए 6 करोड़ की धनराशि की मंजूरी भी दी गई है। जैन समाज के संगठन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया। हरिद्वार के उद्योगपति और समाजसेवी संदीप जैन को उत्तराखंड चैप्टर का अध्यक्ष बनाया गया है। नैनीताल में विंटर कार्निवल की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहले दिन नैनीताल से चाइना पीक तक ट्रैकिंग का आयोजन हुआ। उत्तरकाशी में पुरोला के पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का लंबी बीमारी से निधन हो गया। देहरादून के निजी हॉस्पिटल में राजेश जुवांठा का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान पूर्व विधायक का निधन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राजेश जुवांठा के निधन पर दुख व्यक्त किया। राजेश जुवांठा 2007 में कांग्रेस से विधायक बने थे। राजेश जुवांठा के पिता बर्फिया लाल जुवांठा भी यूपी में समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। राजेश जुवांठा का राजनीतिक जीवन सरल, सौम्य और जन सरोकारों से जुड़ा रहा। विधायक रहते हुए उन्होंने पुरोला विधानसभा क्षेत्र के विकास, जन समस्याओं के समाधान और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया।